Hello everyone. A very good morning to all of you. Happy Sunday morning, right? Welcome to Super Coaching बच्चों. ठीक है. आपका ये जो सेशन हमने प्लान किया है ये स्पेशली बिगिनर्स को टारगेट किया है जो बच्चे अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए. एंड प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्पेशली जिनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोगों को पता नहीं होता एग्ज़ाम के बारे में, स्पेशली, है ना? कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे कंडक्ट करवाई जाती है, कितना मार्क्स लाना है, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं, उन सब्जेक्ट्स को कैसे शुरू करें, पहले कभी नहीं पढ़ा है तो अब कैसे पढ़ें, कोचिंग में अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस कोचिंग को और जो हमारी सेल्फ स्टडी है उसको कैसे प्लान करें. सो ऑल दिस थिंग्स. किया गया है कि, है ना, स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लान किया है कि आपके 4 सेशंस होंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास. ठीक है? एज़ अ गाइडेंस क्लास, एज़ अ मेंटोरशिप क्लास व्हिच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास. ऐसे ही आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लासेस होंगी. 3 क्लासेस और होंगी. ओके, विल एड्रेस द स्पेसिफिक डाउट्स बाद में. ठीक है किरण, आई विल एड्रेस इट. सो बच्चों, प्लान ऐसा है कि स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जो मैंने आपके लिए प्लान किया है कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है? और उसके बाद में, यस, इट इज रेलिवेंट फॉर 2023. जो लोग आप आने वाले एग्जाम्स देने वाले हो 2023 में, 2024 में, जब भी आप एग्जाम देने वाले हो, आप सबके लिए ये रेलिवेंट है. ओके. एंड यस, प्लान, कोशिश ऐसे की गई है कि आज जो है वो आपको स्क्रैच से सब कुछ बता दें. नेक्स्ट सेशन में आई विल हेल्प यू आउट विद अ डिटेल्ड टाइम टेबल एंड प्लान. आफ्टर दैट, जो आपके कुछ बच्चे होते हैं, जो कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस में अटक जा रहे हैं, या मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में अटक जा रहे हैं, या अच्छे प्रिपरेशन के बावजूद उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी गाइड किया जाएगा. प्लस आपके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. या जो घर में काम करती हैं लड़कियां, अगर कुछ मैरिड होती हैं, तो वी ऑल नो, सीइंग आवर सोसाइटी, कि उनको घर का काम भी होता है ना? या फिर वो बाहर काम करने जाती है, तो कैसे बैलेंस करें अपनी स्टडीज को अपने काम के साथ, वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बोलते हैं. ठीक है, चलिए. यस, मैं एग्जैक्टली बच्चों, यही प्रोग्राम है कि कहाँ से स्टार्ट करना है ना? इसीलिए सेशन प्लान किया गया है. सेशन का टॉपिक ही यही रखा गया है, हाउ टू बिगिन योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. कैसे शुरू करें अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी. चलिए बच्चों, सुपर कोचिंग जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी. सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है. हमने अप्रैल 2022 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, और टारगेट किया गया था कि जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस की एग्जाम है, उसके लिए जो आपका प्रिपरेशन है उसको स्मूथ बना दिया जाए, ताकि एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे, बहुत ही कम कीमत पे, आप एक अच्छा क्वालिटी प्रिपरेशन कर पाएं. यहाँ पे आपको इंडिया के जो बेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बेस्ट ऑफ द टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होती है जो हम लोग भी लेते हैं, एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल. आपकी फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल फीस है. इट इज जस्ट 2500 रुपीज पर मंथ. आपको ये भी नहीं पे करना है. यू कैन यूज द कोड SON20 एंड यू कैन गेट 20% डिस्काउंट ऑन दिस. स्पेशल सेल भी चल रही है सुपर कोचिंग के ऊपर, सो यू कैन चेक दैट ऑन टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. शुरू करते हैं. देखो बच्चों, होता क्या है कि आपको मैं इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैं उन बच्चों को टारगेट कर रही हूँ जो टियर 3 टियर 4 सिटीज में रहते हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और जिनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है. तो स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में मुझे जो बताना है मैं बताती हूँ. लास्ट के 20 मिनट्स में वी विल टेक योर डाउट्स. लास्ट के 20 मिनट्स आपके, जितना भी आज डिस्कस किया उसमें से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप आराम से पूछिएगा. ठीक है? और दूसरे जो सेशंस आने वाले हैं उसमें आपको डिटेल्ड टाइम टेबल के साथ में गाइडेंस, साथ ही साथ में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रॉब्लम, और जो बच्चे ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन या तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, या मेंस में स्टक हैं, या मेंस करके इंटरव्यू में स्टक हैं, उनके बारे में. ठीक है, चलिए. वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए. एम आई ऑडिबल? बच्चों, एम आई ऑडिबल? चलिए. सो यूपीएससी जो है वो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
बेसिक से बताती हूँ, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के अंदर ही उस बॉडी के बारे में बताया गया है, उस एग्जाम के बारे में, और कहा गया है कि ये जो है वो डिफरेंट आपकी जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाएगी, हेल्प करती है, स्पेशली जो आपके टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी उसको कंडक्ट करवाती है। ऐसा ही एक एग्जाम आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जाम आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है बच्चों, उसमें ये जो एग्जाम है हर साल करवाया जाता है। पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और इस एग्जाम के थ्रू, इसमें डिफरेंट स्टेजेस है जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इस एग्जाम्स में को जो फाइनली क्वालिफाई करते हैं, उनको कुछ 19 सर्विसेज के लिए रिक्रूट किया जाता है। कितनी सर्विसेज? 19 सर्विसेज, 19, जिसमें से टॉप में आप लोगों का जो प्रेफरेंस होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, है ना, ये सब होता है। तो 19 एग्जाम्स के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। जो भी सर्विसेज होती हैं वो आपकी ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज होती हैं, आपके सेंट्रल ए लेवल की सर्विसेज होती हैं, है ना, और आपकी कुछ ग्रुप बी सर्विसेज के भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सारे एग्जाम्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, हर साल करवाती है, और इस एग्जाम में जो फाइनली क्वालिफाई करते हैं वो कुछ 19 सर्विसेज के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, मेरिट के बेसिस पे, है ना। आपकी प्रेफरेंस, आप क्या चाहते हैं, प्लस आप कितना एग्जाम में इनपुट दे के आए हैं, दोनों को मिला करके फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो होता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये कब रिलीज किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ना पता ही नहीं होता कि फॉर्म कब रिलीज होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो सिटीज में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, टीयर 3, टीयर 4, या गांव में रहते हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है उनको। सो बच्चों, होता क्या है, हर साल के शुरुआत में ही आपका एक टाइम टेबल रिलीज हो जाता है। मैं आपके साथ में यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी, देखिएगा, स्क्रीन देखिएगा। मैं यूपीएससी की साइट पे जा रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे खोला, यूपीएससी की साइट है, इस साइट को प्लीज नोट कर लीजिएगा, www.upsc.gov.in। इस पे हम गए, यहाँ पे हम जब एग्जामिनेशन वाले पे क्लिक करेंगे टैब पे, तो आपको यहाँ कैलेंडर दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल कैलेंडर फॉर 2023, मतलब 2023 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसका कैलेंडर आपके मई में ही रिलीज हो चुका है। हम इसको अगर खोल के देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की एग्जाम है 2023 वाली, उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 1 फरवरी को आ जाएगा, 1 फरवरी 2023 को आ जाएगा। और इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन, मतलब आपके फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे इस एग्जाम के। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपके प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या होती है, एग्जाम कब कंडक्ट करवानी जानी है, जैसे कि 28 मई 2023 को आपकी ये एग्जाम होगी। तो इसमें ना डिफरेंट यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है आने वाले साल के अंदर, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है, पूरा डिटेल दिया गया है। तो आपको पता चल गया कि भाई जब एग्जाम होनी होती है, जैसे कि 28 मई की एग्जाम है, तो फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन आ गया। और ये पता कैसे चलता है, तो यूपीएससी ने 1 साल पहले ही सोचिए पूरा कैलेंडर बना के निकाल दिया है। अब आपको पता चल गया कि ठीक है, अब से हमें कभी भी एग्जाम के बारे में देखना है तो हम क्या करेंगे, यूपीएससी की साइट पे जाएंगे, वेबसाइट है बच्चों, ये सब बहुत बेसिक्स है बट बहुत जरूरी है। ये आपका सोल सोर्स है हर चीज के लिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के लिए, यूपीएससी की इंस्ट्रक्शन के लिए, रिजल्ट के लिए, हर चीज इस साइट पे आपको मिलती है। कि 1 साल पहले का कैलेंडर आ चुका है, नोटिफिकेशन की डेट आपको पता चल गई है, आपको पता है एग्जाम इस तारीख को होना है। ये सब तो ठीक है, अब अंदर जाते हैं कि प्रिपरेशन करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। तो हर साल एग्जाम होती है, उसके अलावा एग्जाम में स्टेजेस कितने कितने हैं, उनमें क्या पूछा जाता है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। लेट मी क्लियर दिस। एंड आप यहां देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो यहाँ इस एग्जाम के अंदर बच्चों 3 स्टेजेस होते हैं। आपको 3 स्टेज जब आप क्वालिफाई करते हैं, तब फाइनली
आपको मेरिट लिस्ट के आधार पे इन 19 सर्विसेज में से एक सर्विस मिलती है, ठीक है। 19 सर्विसेज में से एक सर्विस जो है वो आपको मिलेगी बेसिस ऑफ आपके मेरिट के बेसिस पे, तीनों स्टेजेस। अब स्टेज क्या है यहाँ पे हमें देखना बहुत जरूरी है कि आपका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा होता है। आपकी प्रीलिम्स एग्जाम या आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के या एमसीक्यू बोलते हैं जिसको हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से केवल एक ऑप्शन करेक्ट होता है और आपको वो फिल करना होता है। सारे क्वेश्चन कोई कंपलसरी नहीं होते, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस उसके अंदर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और मैं ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बच्चों ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस चीज को कि नेगेटिव मार्किंग कितनी क्या होती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज जो आपका प्रीलिम्स वाला एग्जाम है ये सबको देने को मिलता है जो कोई फॉर्म भरता है ना। तो इंडिया में कम से कम 10-11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 4-5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, अपेयर होते हैं एग्जाम में। प्रीलिम्स की जो एग्जाम है इसके अंदर 200 मार्क्स के आपके दो पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 होता है और दूसरा आपका पेपर 2 होता है। आपका जो पेपर 1 होता है इसके अंदर जनरल स्टडीज, यानी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पूछा क्या जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है आपकी हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास, पॉलिटी, पॉलिटी पूछी जाती है, यानी आपका जो राज व्यवस्था है भारत की, इंडियन पॉलिटी वो पूछी जाती है। करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वो आप सबको पता है, आजकल करंट अफेयर्स हर एग्जाम का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा आपके भूगोल यानी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के अलावा आपका जो पर्यावरण है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगी, इसको जरा ढंग से देखिएगा। ये आपके प्रीलिम्स के पेपर 1 का सिलेबस है। मैं बताती हूँ अनुराग, ठीक है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अभी एड्रेस कर देती हूँ। ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना इनको आप लोग लिखते जाइए, मैं एड्रेस कर देती हूँ। सो बेसिकली जो प्रीलिम्स का एग्जाम ने हमने देखा वो फर्स्ट स्टेज है, वो सबको देने मिलता है जो लोग एलिजिबल होते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएट होने चाहिए, आप कॉलेज पास कर चुके हो या कॉलेज के फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हो, वो सब लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। वो सब लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। 21 ईयर्स मिनिमम एज होती है, 21 साल की आपकी उम्र हो और प्लस साथ ही साथ में आप ग्रेजुएट हो। फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है कि आप 35% से पास किए हो या 90% से पास किए हो, आपने ओपन से एग्जामिनेशन दिया है या आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी अटेंड करके एग्जाम दिया है, आप बहुत टॉप लेवल कॉलेज से आते हो या नॉर्मल कॉलेज से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 21 ईयर्स के हैं, अब बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं और ग्रेजुएट पास हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इनफ है एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने जाते हैं, मैंने कहा प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज है और उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, पेपर 1 जनरल स्टडीज, और मैंने कहा इसमें सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे ये जो पूरा सिलेबस लिखा हुआ है अगर उसको शॉर्ट में लिखूं तो आपका करंट अफेयर्स और बाकी जो सब्जेक्ट हम स्कूल में जैसे पढ़ते आते हैं, हिस्ट्री हो गई है ना, पॉलिटी हो गई आपकी, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया आपका, व्हाट एल्स, आई एम नॉट मिसिंग ऑन समथिंग, हिस्ट्री, यस दिस इज योर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यस इकोनॉमिक्स का बेसिक्स, इकोनॉमिक्स का बेसिक्स, व्हाट एल्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ओके, एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर्स
एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो नए नए बिल्स आए हुए होते हैं, जो नए नए आपके बिल्स या जो विधेयक पास होते हैं, जो एक्ट बन जाते हैं आपके अधिनियम, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। ये आपका सिलेबस होता है पेपर वन का। और आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है, यानी आपको मेंस लिखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज फॉर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, सबके लिए है ये, है ना। नॉर्मल भाषा में बात कर रही हूं मैं आपसे। इतिहास है, राजव्यवस्था है, भूगोल है, पर्यावरण है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बिल्स है ना, एक्ट्स हैं। दस, ये सब कुछ आपसे किसमें पूछा जाता है, आपसे पेपर वन में पूछा जाता है। और बच्चों आपको ये बात बहुत ध्यान से रखना है, स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनको, कि जब आपसे, ईशा इसको भी एड्रेस करते हैं आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है, मैं सारा मैसेज पढ़ रही हूँ, इसको भी एड्रेस करते हैं। सो आपका जो ये सारा पोर्शन है, इसमें आप कितने मार्क्स लाते हो, क्योंकि 200 नंबर का ये पेपर होता है आपका, यहाँ लिखा हुआ है 200 मार्क्स। और 200 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। और पेपर टाइम कितना मिलता है करने का, 2 घंटा। 2 घंटा, ठीक है। सो पेपर वन के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 200 मार्क्स का है। ये सब इसमें पूछा जाता है, बेसिक बेसिक सा। और आपको मेंस देने मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ 21 एज मिनिमम कंपलसरी है। आपको मेंस देने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आप इस पेपर वन के अंदर कितना स्कोर लाते हैं, कितना स्कोर लेके आते हैं। और बच्चों, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं ये सब तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन गलत मार्क करते हो, मान लीजिए आपने 100 में से 80 क्वेश्चंस किए और इसमें से आपके 60 सही हैं, ठीक है, 60 सही हैं, तो 60 का टोटल आपका 120 बनता है। लेकिन आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, है ना, तो 20 क्वेश्चन जो गलत किए हैं उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 2, यानी 40 नंबर। और इस 40 का 1/3 जो है, 1/3 मार्क्स जो है, वो आपका नेगेटिव में चले जाएगा, वो आपका नेगेटिव में चले जाएगा। यानी करीबन 13 नंबर आपके नेगेटिव में चले जाएंगे और आपका स्कोर हो जाएगा 120 में से 13.33 माइनस कर दो, समझा। यानी इस पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मिनिमम मार्क्स कट ऑफ के बेसिस पे जब यूपीएससी डिसाइड करती है तब आता है, कितने लोग अपेयर हुए, कितनी वैकेंसी है ना, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, पेपर का लेवल कितना है, कितना टफ है, जो आपका यूपीएससी के पास वैकेंसी कितनी है, उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ या मिनिमम मार्क्स पेपर वन के लिए डिसाइड किया जाता है, ठीक है अनमोल, ईशांक अनमोल। अप्रोक्सीमेटली प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना आता है, सेफ स्कोर अभी तक 105 से 110 के बीच में हम लोग मानते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से, स्पेशली 2018 के बाद से पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो गया है, तो स्कोर जो है आजकल आपका 90s के अंदर भी स्कोर आता है तो उसको सेफ माना जाता है। लेकिन डिपेंड करता है पेपर का टफनेस जो लेवल है वो कितना है, पेपर कितना टफ है, कितना कठिन है, वैकेंसी कितनी है ना। जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, बट अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे चले जाता है। कितने लोग अपेयर हो रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है ना, उन सब पे। बस यस, हाँ, अगर आपका 100 के आसपास मार्क्स होता है तो माना जाता है कि सेफ है वो। हर्ष, अभी इसमें कुछ पासिंग मार्क्स नहीं है, कट ऑफ होता है, वो यूपीएससी डिसाइड करती है, जो मैं बता रही हूँ आपको उन क्राइटेरियाज के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बोला, पेपर वन में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि आपको मेंस देने को मिलेगा या नहीं देने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 120 मार्क्स आते हैं तो फिर आप टॉप लेवल में होंगे, है ना। 105 से 110 के बीच में आता है तभी भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए, इतना डिफिकल्ट क्यों वो तो मैं नहीं बता सकती, यूपीएससी से पूछिए। जिस एग्जाम की और जो ओहदा आपको, जो पोजीशन आपको मिलने वाली है, वो भी तो बहुत टफ है ना। तो जितने अच्छे फ्रूट्स मिलने वाले हैं। बच्चों पेपर टू की बात करते हैं, प्रीलिम्स की।
पेपर 1 में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका साइंस, इकोनॉमिक्स एंड क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स वगैरह, और गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह, बिल वगैरह, ये पूछा जाता है। पेपर 2 जो होता है सिविल सर्विसेज का, उसके अंदर आपका सी सेट पूछा जाता है, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग, यस श्योर आई कैन एक्सप्लेन। आईपीएस में अगर सिलेक्शन होता है तो कौन सा पोस्ट मिलता है? अगर आपको आईपीएस मिलते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलती है ना, आपको एसपी की पोस्टिंग मिलती है, आपको क्या बोलते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनाया जाता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, है ना, आपको आगे धीरे धीरे करके प्रमोशन मिलता जाता है, आपको मेन लेवल पे एसपी की पोजीशन दी जाती है। क्या पूछा था? नेगेटिव मार्किंग किसने पूछा था? 1 मिनट बच्चों, अभिषेक ना, अभिषेक, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपके जितने क्वेश्चंस आप गलत करोगे, यहाँ पे देखिएगा जल्दी से, यस बिल्कुल सिटी राइडर, मैं आपको ये भी आपका ये प्रॉब्लम भी एड्रेस कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इनको नेगेटिव मार्किंग बता देती हूँ एक बार। यहाँ देखिएगा अभिषेक, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 100 मार्क्स, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं टोटल, आपने उसमें 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस में से मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, तो आपका स्कोर कितना हुआ? 60, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 60 इंटू 2, यानी आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से। बट व्हाट हैपेंस इज, हाँ हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम कट ऑफ यही रहता है, सबके लिए सेम रहता है, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, जनरल का कट ऑफ अगर हम देखें तो यही रहता है, ठीक है। 60 इंटू 2 120 आपका मार्क्स आना चाहिए था, बट आपका 120 स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं। 80 माइनस 60, 20 क्वेश्चन, 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 हुआ, यानी आपके 40 मार्क्स जो गलत हैं उसका 1/3, यानी अप्रोक्सीमेटली 13.33 जो है वो नंबर आपके कटेंगे, नेगेटिव में जाएगा आपके टोटल स्कोर में से, यानी 120 में से जो आपका स्कोर आना चाहिए था उसमें से 13.33 कट हो जाएगा। समझ गए? बताएंगे, बुक भी बताएंगे। 4 सेशन है, टेंशन नहीं लेनी है, आज है, फिर इसी हफ्ते के अंदर 3 सेशन और हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, सारी आपकी एड्रेस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीलिम्स पास करने के बाद अगर मेंस फेल करते हैं तो प्रीलिम्स वापस देनी पड़ती है। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे एंड ही यूज्ड टू गिव द एग्जांपल कि जब रेनफॉल होता है तो रेन बन चुकी है, नीचे आ रही है ग्राउंड पे, बट अगर कोई हवा का झोंका आया तो वो रेन जो है, ड्रॉप जो आ रहा है, वो एवोपरेट होके वापस से चले जाता है ना, वापस भाप बन के उड़ जाता है। यूपीएससी वैसा ही है, आपको लगता है आप पहुंच रहे हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस पे पहुंच गए, अब तो पास हो ही जाएगा ग्राउंड लेवल पे आके इंटरव्यू, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेज पे फेल करते हैं, मेंस फेल किए या इंटरव्यू, तो आपको प्रीलिम्स वापस देना पड़ता है, ठीक है। ओके, इंटरव्यू की टेंशन है, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस नोट कर रही हूँ, विल एड्रेस एवरीथिंग, आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन में भी, लेकिन यस एवरीथिंग विल बी एड्रेस्ड, ओके। चलो सी सेट बता देते हैं पहले, है ना। आई होप अभिषेक आपको आपकी प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस कर दिया होगा। यहाँ देखिएगा, आपके जो प्रीलिम्स का पेपर 2 है बच्चों, उसकी बात करते हैं, आपका फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। तो प्रीलिम्स के पेपर 1 के बेसिस पे मैंने कहा जितना भी स्कोर आएगा वो कट ऑफ उसी में काउंट होता है, आपका यहाँ पे जो स्कोर आएगा वही डिसाइड करेगा आपको मेंस देने मिलता है या नहीं मिलता। मेंस यानी इस एग्जाम का दूसरा जो स्टेज है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा है वो आपको देने मिलेगी या नहीं। मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया, विल एड्रेस इट, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है सिटी राइडर, वेट। पेपर 2 आपका सी सेट होता है। सी सेट के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है? अरिथमेटिक के नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है, साथ ही में आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मिनिमम एग्जाम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ये यूपीएससी डिफाइन करता है, ठीक है। सो अरिथमेटिक्स एंड एलआर वगैरह पूछा जाता है, जिसमें होता क्या है, सिलेबस देखो यहाँ पे एक बार, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है ना, ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में से है। सो आपका पेपर 2 जो है वो भी 200 नंबर का है,
उसमें भी 2 घंटे मिलते हैं करने के लिए। 2 शिफ्ट होती हैं। सुबह का जो टाइम है आपका 9:30 से 11:30, उसमें आपका पेपर 1 हो जाता है। जैसे 28 मई को पेपर होना है अगले साल, 28 मई 2023 को पेपर होना है, तो सुबह 9:30 से 11:30 वाले टाइम में आपका पेपर 1 हो जाता है ना? और फिर 2:30 से 4:30 शाम के 2:30 से 4:30 में आपका पेपर 2, जिसको हम सी सेट बोलते हैं, वो होता है। यानी एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर हो जाते हैं। 2 घंटे का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो केवल 80 क्वेश्चन होते हैं। यानी हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। 2.5 जो मार्क्स का है उतने का होता है। यहाँ पे पूछा क्या जाता है, एक तो ना पैसेजेस होते हैं, और यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश में पैसेज होते हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी बगल में दिया हुआ होता है। पैसेज पूछे जाते हैं, आपसे कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, है ना? नॉर्मल आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। आपके जो बेसिक न्यूमेरिसी के प्रॉब्लम्स होते हैं, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, जो आप बाकी एग्जाम्स में एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हो ना, वही होता है। हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग, यस एग्जैक्टली। ठीक है, सो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, पेपर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा कि पेपर 1 के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है, तो पेपर 2 का क्या काम है? पेपर 2 जो है बच्चों, ये क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इस पेपर को पास करोगे, तभी आपका पेपर 1 जो है उसका जो स्कोर है वो गिनाया जाएगा। भले ही सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें मिनिमम मार्क्स यूपीएससी ने पहले से बता दिए हैं। जैसे 200 नंबर का पेपर है, इसमें आपको 1/3 मार्क्स लाने होते हैं, यानी 67 मार्क्स मिनिमम। अगर आप 67 मार्क्स इस पेपर के अंदर लेके आ गए, तो बस आपका काम बन गया। चाहे फिर आप कोई 100 लेके आ रहा है, उसके लिए भी उतना ही होता है, 67 जो लेके आ रहा है उसके लिए भी इतना, लेकिन मिनिमम मार्क्स पेपर 2 के लिए यूपीएससी ने पहले से बता दिया है, 67 मार्क्स। इस पेपर में अगर आप 67 लेके आएंगे मिनिमम, कम से कम इतने, तभी जाके आपके पेपर 1 का स्कोर काउंट होता है। इसीलिए ये पेपर बहुत मायने रखता है। आजकल इस पेपर में लोग बहुत फेल कर रहे हैं, स्पेशली इंजीनियर्स। पेपर 2 में भी एमसीक्यू ही होते हैं। आपका प्रीलिम्स जो है, मैंने शुरू में ही बताया, अब है जो आपका पेपर 1 प्रीलिम्स का पेपर है, वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर करेक्ट होता है वो 4 ऑप्शन में से। प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है सी सेट, उसमें भी पैटर्न सेम रहता है। ये भी 2 घंटे का है, 200 नंबर का है, बट क्वेश्चंस कम है, 80 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन, है ना? और पूछा क्या जाता है, इंग्लिश और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। ज्योमेट्री नहीं आता है, ज्योमेट्री नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? हाँ, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी किसी ने ऊपर पूछा था कि मैम पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। सो इसमें भी आपका 1/3, जितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस गलत किए, 5 क्वेश्चंस के 2.5 मार्क्स बनते हैं, यानी 12.5 मार्क्स, है ना? और इसका 1/3 आपका नेगेटिव में चले जाएगा। जितने क्वेश्चंस गलत किए उसको उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई करो, 5 क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स, 12.5 आया, उसका 1/3 आपका नेगेटिव में चले जाएगा। हाँ, अगले सेशंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगले सेशंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जहां पे मैं आपको डिटेल्ड प्लान बताऊंगी कैसे बैलेंस करना है, या फिर आप अगर कोई स्टेज क्वालिफाई करके किसी स्टेज पे अटके हुए हैं तो क्या करना है। इसके ये बेसिक है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि नए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अब चलो आपके क्वेश्चंस को एक बार देख लेती हूं मैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम की शुरुआत करनी कैसे है। तो चलो पता, सबसे पहले फर्स्ट में मैंने कहा यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। दूसरा मैंने कहा हर साल कंडक्ट कराती है। डेट क्या होती है एग्जाम की फॉर्म भरने की, तो मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी, कि यूपीएससी ने 2023 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है, और इस कैलेंडर के हिसाब से अगले 1 फरवरी को
आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी प्रीलिम्स के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और 28 मई को आपका 2023 का पेपर है। पहले तो एग्जाम के बारे में यही पता चल गया। फिर हमें पता किया कि एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स स्टेज होता है। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आपको पेपर 1 के मार्क्स, जिसमें जनरल स्टडीज पूछा जाता है, वो डिसाइड करता है आपको मेंस देने को मिलेगा या नहीं। पेपर 2 सीसेट क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम 67 मार्क्स लाने आते होते हैं, 200 में से 67 मार्क्स। अगर आप 67 मार्क्स लेके आ गए तो आपका पेपर 1 जो है वो चेक होता है और डिसाइड किया जाता है कि आप पास करेंगे प्रीलिम्स को और मेंस देने मिलेगा या नहीं। अब पेपर 1 में कितने मिनिमम मार्क्स है ये पहले से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यूपीएससी डिसाइड करती है वैकेंसी कितनी आई है, पेपर का टफनेस लेवल कितना है, कितने लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, एंड एक्स वाई जेड फैक्टर्स के बेसिस पे। नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी आपकी फाइनल वैकेंसी होती है, जितनी भी आपकी फाइनल वैकेंसी होती है, मान लीजिए आपकी फाइनल वैकेंसी 700 है कि 700 लोगों को इस साल यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करवानी है, तो कितने लोग प्रीलिम्स पास करेंगे। तो जो आपकी ये फाइनल वैकेंसी होती है बच्चों, इस फाइनल वैकेंसी का 12 से 13 गुना, 12 या 13 गुना लोग जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की एग्जाम देते हैं, जो आपका सेकंड स्टेज है, जो आपका सेकंड स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेंस से इंटरव्यू की तरफ कितने लोग जाते हैं। तो आपके जो वैकेंसी है फाइनल वैकेंसी, उसके 2.5 से 3 गुना लोग जो हैं उनको इंटरव्यू देने मिलता है। यानी अगर 3 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें से एक का सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अगर आप किन्हीं 3 लोगों में से एक लोग का सिलेक्शन होगा, ऐसा एक रेशियो बन के आपके पास आ जाता है। मैं एक बार आपका ये क्वेश्चंस के थ्रू जाऊंगी, बट एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। तो मैंने बता दिया आपको 3 स्टेजेस है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं, और जो मेंस के पेपर है बच्चों, उसमें आपको लिखना होता है। मेंस के पेपर में आपको आपके स्कूल्स में जो हम रिटन एग्जामिनेशन देते थे बोर्ड की परीक्षा वगैरह में, वो वैसा लिखित परीक्षा होती है। वो उसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होते हैं, है ना, वो मल्टीपल चॉइस नहीं होता। मेंस में आपको सारे पेपर लिख के देने होते हैं। इंटरव्यू या साक्षात्कार जो है या पर्सनालिटी टेस्ट जो है, उसके बारे में तो आपको पता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले में। लेकिन मैं आगे बढ़ूं और आपके क्वेश्चंस को लूं, उससे पहले मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग आज का जो अपना टॉपिक है प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, तो प्रिपरेशन शुरू करने का फर्स्ट रूल होता है, ये जो एक वॉर है आप यूपीएससी में जिसके अंदर जा रहे हो, आप पूछ रहे थे ना कि मैम कैसे टैकल करें, इतना टफ कंपटीशन है। तो बच्चों इसको एक एज अ वॉर लो, है ना, यहाँ पे हर कोई सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बहुत टॉप लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन जो होती है वो पाने का एक अवसर मिलता है। लोगों की जो जिंदगी है उसको बदलने का एक मौका मिलता है, अगर आप सही तरीके से काम करें। तो बहुत टफ कंपटीशन है, मैं बताती हूँ। आई विल टेक योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। ठीक है, सो वॉर की तरह है, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि सबसे पहले इस वॉर के रूल्स पता होना बहुत जरूरी है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है। एक बार जब आपको वॉर के रूल्स पता चल गया, तब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं कि भाई चलो पता चल गया एग्जाम क्या है, क्या पूछा जाता है, कितने स्टेजेस हैं, कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, ये सब तो पता चल गया। फिर हम अब इस वॉर में हम कैसे प्रिपरेशन करें, रूल्स पता होने के बाद आपका सेकंड स्टेज आता है प्रिपरेशन, या इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। यहां पे हम इसको देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले हम एक बार मेंस एग्जामिनेशन को ब्रीफ में देखेंगे। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके ना 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं।
यानी जिनके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। जैसे आपके प्रीलिम्स में एक पेपर था सी सेट वाला पेपर 2, सेम वैसे ही बच्चों यस, मेंस में हैंडराइटिंग भी मैटर करती है, बताती हूँ, है ना? मेंस की परीक्षा में बच्चों आपसे रिटन में पूछा जाता है, लिखना होता है आपको। तो लिखने में एक तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, यानी आप पढ़े लिखे हो, आपने अच्छे से सारी बेसिक बुक्स पढ़ी हो। दूसरा मैटर करता है कि पढ़ के तो आ गए, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप कैसे ध्यान से पढ़ो ताकि आप जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी डिमांड्स को एड्रेस कर पाओ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करें, या वो पूछते हैं इसको कंपेयर करें, तुलना करें, या कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके आओ, या कहते हैं डिस्कस करो, चर्चा करो, है ना, या कहते हैं क्लैरिफाई, इसमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन दो। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो की वर्ड है, उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यानी पहले इंसान के पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपनी जो आंसर है उसको स्ट्रक्चर कर पाए। और बच्चों इसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आप अपने आंसर को आंसर शीट पे कैसे लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि ये सेम वैसे ही है, अगर आपने बहुत अच्छी डिश प्रिपेयर करी है, बहुत अच्छा खाना प्रिपेयर किया है, लेकिन आपने उसको ठीक से गार्निश नहीं किया, किसी गंदे से बर्तन के अंदर उसको डाल के किसी को सर्व करना चाहा, तो सामने वाला जो इंसान है उसका आधा मन तो वैसे ही मर जाएगा। वो कहेगा यार नहीं खाना, पता नहीं क्या लेके आ गए हैं, गंदा सा बर्तन है। यस, मेंस का सिलेबस भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना? सो गंदा सा है, मुझे ये नहीं करना है, नहीं खाना है मुझे ये खाना, ऐसे हो जाएगा ना। सेम चीज यहाँ पे है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता। आपके बीच में और एग्जामिनर के बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस माध्यम से आप दोनों बात कर रहे हैं, वो है आपकी नोटबुक, आपकी आंसर शीट। आंसर शीट के अंदर आप जब लिखेंगे तो उसको इतने सुंदर तरीके से लिखो कि एग्जामिनर को एक तो कंटेंट अच्छा हो तो बोलेगा अच्छा यार बच्चा इंटेलिजेंट है, लिख रहा है, मेहनत करके आया है। फिर आपने अगर इसको सुंदर तरीके से डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह, जैसा मैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी सिखाती हूँ सुपर कोचिंग पे, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे, उसको आप जितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, उतना एग्जामिनर का काम आसान हो जाएगा। वो एक ग्लिम्स देखेगा आपके पेपर की और कहेगा यार बहुत अच्छा आंसर लिखा है, इसने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। उसका काम आपने कम कर दिया, उसके दिमाग से लोड कम हो गया, क्योंकि उनको ना बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, वो आपके आंसर पे हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते। एंड यस, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, आपसे कोई हैंड राइटिंग का कंपटीशन तो नहीं है वहां पे, लेकिन यस, एक चीज बहुत जरूरी है, आप जो लिख रहे हैं ना, उसको इतना सुंदर तरीके से स्पेस दे के लिखिए कि एग्जामिनर जो है वो एक्स्ट्रा 1 to 2 मार्क्स दे दें। आप खुद ही देखना, आपको मान लीजिए किसी की कॉपी चेक करने को मिलती है, आपने वो कॉपी उठाई और उसमें सुंदर हैंडराइटिंग होगी ना, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, आपको अट्रैक्ट करेगा वो अपनी तरफ। जैसे कि कोई डिश होती है, उसमें अगर आपने गार्निशिंग कर दी, ऊपर से सजा दिया, है ना, वो धनिया पत्ता कितना इंपॉर्टेंट होता है ना ऊपर से डालना। सो अगर आपने वैसे सजा करके किसी को दिया, तो वो इंसान सोचेगा यार इसने मेहनत तो करी है। अच्छी हैंडराइटिंग, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि एकदम कर्सिव बना बना के लिख रहे हो, बट हाँ, ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ने में आ जाए, जो सुंदर तरीके से आंसर का स्ट्रक्चरिंग करके प्रेजेंट किया गया हो, आंसर की पूरी डिमांड को फुलफिल किया गया हो, एक अच्छा कंटेंट बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिखा गया हो, उस क्वेश्चन को सबसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये सब कैसे करना है ना? टाइम प्रोवाइडेड, कभी मौका मिला आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए सब टिप्स दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल कृष्णन, अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ग्रेजुएशन जो है ना, उसके फाइनल ईयर में एग्जाम दे चुके हो, एंड आप या ग्रेजुएट हो, 21 साल के हो चुके हो, है ना, कुछ नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है कि आपने कोई क्राइम वगैरह ना किया हो, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हर जो पास आउट ग्रेजुएशन कर चुका है, पास कर चुका है, उसके लिए एग्जाम अलाउड है।
एनसीईआरटीज, पर एनसीईआरटी में जाने से पहले एक बार मेंस का सिलेबस मुझे ब्रीफ में डिस्कस करना है. लेट मी डिस्कस दिस एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट. टेंशन नहीं लेनी है, 3 सेशन और हैं, ठीक है? सब प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएंगी जितनी भी है उतनी. पर एक बार स्क्रैच से शुरू किया है तो इसको अच्छे से करते हैं ताकि वापस से ये सब क्वेश्चन ना आए आपके मन में, है ना? दुर्गा, कंसाइज आंसर्स आर ऑलवेज गुड. जितना छोटा, जितने अच्छी भाषा में लिख करके आप प्रेजेंट कर देंगे, एग्जामिनर खुश हैं. बस मिनिमम वर्ड लिमिट होती है, उसको फुलफिल करना होता है. जब हम कभी मेंस आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पक्का से सब बताऊंगी. बट यस, शॉर्ट आंसर है ना, आंसर कंसाइज होना चाहिए, विद इन वर्ड लिमिट, एंड बहुत ही उसी के अंदर वो बोलते हैं ना, गागर में सागर भरना, वैसा होना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पढ़, विश्वकर्मा ना, विश्वजीत, सॉरी, विश्वजीत, आप किसी भी मीडियम से हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम में अपेयर होना चाहते हैं एग्जाम में, आप कर सकते हैं. अगर आपने मान लीजिए जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है ना, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, लेकिन मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र था, तो आप कोई भी ऑप्शनल चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपका ग्रेजुएशन कुछ भी हो, वो एक सेपरेट क्राइटेरिया है, बस ग्रेजुएशन पास हो इतना मैटर करता है. मैम अपनी कॉपी किससे चेक कराऊं, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ. ओके, आप किसी भी अपने भाई बहन से, कोई मेंटोर है ना, कोई आपके फ्रेंड है जो आपके साथ प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आप उनसे भी चेक करवा सकते हैं. ठीक है राम भजन. सी सेट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, यहाँ पे कुछ लोग तो मुझे लगता है मेरे को ही टेस्ट करने आ गए. इंग्लिश को आपको बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है. बाउदास ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें मेंस एंड इंटरव्यू के लिए. बेसिक इंग्लिश लिखनी होती है, जो अभी तक लिखते आए हो उतनी ही. उनको कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए. सी, आई हैव स्टडीड फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, है ना, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ. हम लोगों के यहाँ पे ना इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता, मिक्स करके बोला जाता है, नॉर्मल, है ना. एंड आई कैन ऑल्सो राइट गुड थिंग्स. सो सिंपल भाषा के अंदर अगर आप अपना जो इमोशंस है वो आंसर शीट के ऊपर पोर कर दें, आंसर शीट में जो आप सोच रहे हैं, जो कंटेंट आपने पढ़ा है, अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मोर देन इनफ है. आई हैव इवन गॉट एसए के अंदर 158 मार्क्स आफ्टर 200, 250 सॉरी, है ना. 158 का जो स्कोर होता है वो काफी अच्छा स्कोर होता है एसए के अंदर. सो माय इंग्लिश इज नॉट वेरी सुपर डुपर, नॉर्मल इंग्लिश है. तो नॉर्मल इंग्लिश से काम चल जाता है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो. मेंस की कॉपी कौन चेक करता है? मेंस की कॉपी चेक की जाती है, आपके जो यूनिवर्सिटी के बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है. जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी कॉपीज को चेक करते हैं. ठीक है, मोस्टली आपके जो डीयू वगैरह के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो लोग. ठीक है, अब है एनसीईआरटी कितना सपोर्ट करती है. यस अजय, कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ. इग्नू हो गया, इग्नू हो गया. श्योर अनुकृति, आप सुपर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैं आपको गाइड करूंगी. मेरे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे कुछ, आप उनसे बात कर सकते हो. आई गिव पर्सनल गाइडेंस. मैं अपनी क्लास के अंदर भी, हमारा जो आंसर राइटिंग सेशन होता है, हम बच्चों की कॉपीज को चेक करके उनको पर्सनल फीडबैक देते हैं एंड गाइड करते हैं बुक्स के लिए, हर चीज के लिए. ठीक है, कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट ना सिलेबस देख के ही करना होता है. किसने पूछा था? कस्तूरी नहीं, आ, कोमल. कोमल, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैम स्टार्ट कैसे करें, मैं वही कह रही थी. किसी बैटल में जाना है तो तैयारी करके जाओ. होता क्या है बच्चों, हम लोग ना सिलेबस ही नहीं देखते हैं. हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं. आई विल बी वेरी फ्रैंक हियर. आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो और फिर क्या करते हो, वहां जाके क्लासेस लेना शुरू कर देते हो. कभी कभी कोचिंग में टीचर के पास टाइम नहीं होता आपके डाउट्स को एड्रेस करने के लिए, और आप ना फिर बस वो कॉपियां भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और फिर वो किसी काम का नहीं रहता क्योंकि आपको गाइडेंस ही नहीं मिली. Most of us fail this exam or we do not qualify this exam. The problem is
हमें कोई मेंटोर या गाइड करने वाला नहीं है, सही डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पोल करवाऊँ, तो आप में से कितने लोगों ने आज तक, अभी तक, है ना? एक पोल करवाते हैं चलिए। कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, वो यूपीएससी के नोटिफ़िकेशन से पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है सिलेबस को, तो येस मार्क कीजिए, 30 सेकंड्स है आपके पास, वरना नो मार्क कीजिएगा। बच्चों दिक्कत ना यही होती है। हमको लगता है कि हम ना जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेते हैं और उस जल्दी-जल्दी में क्या होता है, 1 साल में तो हम जल्दी मचाते हैं, बस शुरुआत ही गलत हो जाती है ना जब, तो वो 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर कब कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता। स्पेशली दोज़ ऑफ अस, हम अपन जैसे लोग जिनको कोई बताने वाला नहीं है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होती है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर रहा, वो लोग कॉलेज के 3 साल पढ़ रहे होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा भापिए, समझिए इसको, है ना? उनके पास अच्छे नेट के रिसोर्सेज़ होते हैं। उनको कोई टीचर होता है बताने वाला, कोई मेंटर होता है बताने वाला, या वो कोई अच्छी स्कूल से, बहुत हाई-फाई स्कूल से पढ़े हुए लोग होते हैं, जो एक ही बार में कर लेते हैं। बाकी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत हर कोई कर सकता है, क्वालीफाई हर कोई कर सकता है, थोड़ा-सा गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए होता है। तो शुरू में ना गड़बड़ नहीं करते हैं। अपन एटलीस्ट अगर अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट ईयर के लिए, तो एटलीस्ट अपन गड़बड़ नहीं करते अब। पता है ना अब तो, कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। चलो आपका पोल देख लेते हैं। 61 लोगों ने आंसर किया है, उसमें से 67% लोगों ने कहा है कि उन्होंने सिलेबस पढ़ा है। रिस्पॉन्स तो बढ़िया है यार, सिलेबस पढ़ा है। बट जहाँ तक मुझे पता चलता था कि लोग ना सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं। सीसेट बिल्कुल मोनी, सीसेट बिल्कुल प्रीलिम्स से पूछा जाता है ना? दुर्गा आपके क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। नोट्स बनाने ज़रूरी हैं क्या? चलो ठीक है। देखो आपका जो सेकंड सेशन है ना, मैं बता ही देती हूँ। जो आपका सेकंड सेशन है, वो यही प्लान किया है मैंने, क्योंकि फर्स्ट पे मुझे पता है कि बच्चे जो नए आते हैं उनको क्या करना होता है। हाँ, हाँ, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन्स। ठीक है ईशा? टेकिंग, जस्ट अ मिनट। सो हमने ना यही प्लान किया है कि पहले ना जो बच्चा आया है उसको एटलीस्ट यूपीएससी क्या है, एग्ज़ाम कहाँ से कंडक्ट कराती है, उसको अगर डेट वगैरह के बारे में फॉर्म रिलीज़ हुए या नहीं हुए, ये पता करना है तो कैसे पता करें? पेपर में कितने स्टेजेस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, क्या पूछा जाता है, ये सब बता दें। बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? वेरी गुड। चलिए मैं आपके एक बार क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैम एग्ज़ाम सीसेट कास्ट पर भी डिपेंड करता है क्या? एग्ज़ाम कट ऑफ कास्ट पे भी डिपेंड करता है क्या? यस, आपके डिफरेंट कैटेगरीज़ का जो कट ऑफ होता है वो अलग-अलग होता है। जैसे कि आपके जनरल का अलग होता है, आपके ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनका अलग होता है, आपके जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी होता है उसका अलग होता है, एसटी का अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है, जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, यानी जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, है ना? फिज़िकली हैंडिकैप्ड हैं, किसी तरीके से विकलांग हैं, उनका अलग होता है, कैटेगरी वाइज़ होता है। पेपर 2 का एक बार ये देख लें मेंस एग्जामिनेशन का मोटा-मोटा एक बार होता क्या है पेपर के अंदर? हुँ? विल टेक योर क्वेश्चंस देन। मेंस एग्जामिनेशन में मोटा-मोटा आज देख लीजिए, नेक्स्ट सेशन में मैंने प्लान किया है हाउ टू मैक्सिमाइज़, ठीक है? हाउ टू मैक्सिमाइज़ योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें आपको पूरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देने वाले हैं टाइम टेबल के साथ में। एनसीईआरटीज़ भी कौन-सी पढ़नी है, क्या पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, सब बताऊँगी। है ना? सो बच्चों बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ईशा भी बोल रही है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है गाइडेंस के लिए। अगर नहीं बताते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, स्पेशली जो बेचारे जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मैं अपना केस बता रही हूँ। नो वन वाज़ देयर टू गाइड मी। ठीक है करिश्मा, विल एड्रेस ऑल दिस क्वेश्चंस आल्सो। यूपीएससी की तैयारी की सबसे बेस्ट बुक्स, नेक्स्ट सेशन जो अपना मोस्टली ट्यूसडे को होगा उसमें आप मेरे साथ जुड़िएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको सारी बताऊँगा सब कुछ, ठीक है? स्टेज वाइज़ जाते हैं। पहले मेंस का देखो, प्रीलिम्स का मैंने आपको बेसिक-बेसिक सारा बता दिया। अब एक क्वेश्चन दुर्गा ने पूछा था नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, वो मैं एड्रेस करूँगी।
बट पहले मुझे मेंस का सिलेबस बताने दो। मेंस में बच्चों 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग होते हैं, जो लैंग्वेज के पेपर या भाषा के पेपर होते हैं। पेपर ए जो होता है 300 नंबर का होता है, और इसमें आपको चॉइस दी जाती है कि इंडिया के 8th शेड्यूल, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें जो 8th शेड्यूल है, उसमें कुछ भाषाएं दी गई हैं। उन भाषाओं में से कोई भी भाषा आप इस पेपर के लिए चुन सकते हैं। पूछा क्या जाता है इसके अंदर? तो मोटा मोटा इसके अंदर एक ऐसे पूछा जाता है ना? एक वो नहीं होता बड़ा सा प्रेसी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम संक्षिप्तीकरण बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण। यानी आपको एक बड़ा सा पैरा दिया होता है ना? मान लो 600 वर्ड्स का दिया हुआ है एक पैराग्राफ, और कहते हैं इसको 1/3 शब्दों में लिखो, यानी बेसिकली उसके नोट्स बनाने होते हैं, है ना? तो आपको उसको 200 शब्दों में लिखना होता है, प्रेसी या जिसको हम संक्षिप्तीकरण बोलते हैं। फिर कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? और कुछ पैसेज होते हैं। ये जो आपके लैंग्वेज के पेपर्स हैं, जो मैंने कहा 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 1 जो है, वो आप जो भी चुनेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस में से पूछा क्या जाता है? निबंध पूछा जा रहा है, संक्षिप्तीकरण पूछा जा रहा है, ग्रामर पूछी जाती है बेसिक बेसिक सी, और बेसिक सा पैसेज पूछा जाता है। ये पूछा जाता है। अब इस 300 में से कितने नंबर लाने होते हैं? इसमें से आपको 25% यानी 1/4 नंबर, 75 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम। गुड्डू, ये यूपीएससी के लिए है। कभी यूपीपीसीएस का होगा तो जरूर बताएगी आपको, टेक्स्ट बुक की जो फैकल्टी होगी वो, ठीक है? 75 मार्क्स पूछा ये सब जा रहा है। पेपर बी कंपलसरी होता है। इसमें आपको लैंग्वेज चुनने का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों ये, 300 नंबर का होता है। इसमें भी आपको मिनिमम 75 नंबर लाने होते हैं, कम से कम 75 नंबर 300 में से। पूछा क्या जाता है? सेम वही चीज, ऐसे पूछा जाता है, पैसेज आपके अनुच्छेद जो होते हैं, है ना? आपके प्रेसी या संक्षिप्तीकरण आता है, ग्रामर पूछी जाती है आपकी, यही सब इस पेपर में पूछा जाता है नॉर्मल इंग्लिश में। ये जो 2 पेपर हैं जो 300 मार्क्स के हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर हैं, यानी इनके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मेंस के जो बाकी पेपर हैं, जो मेरिट के लिए काउंट होते हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो गिने जाएं, तो उसके लिए आपको ये पास करना बहुत जरूरी होता है। इतना नंबर तो लाना ही होगा। एनसीईआरटी के नोट्स नेक्स्ट सेशन में, ट्यूसडे को आपका सेशन है, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी हाउ टू मैक्सिमाइज चांसेस ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी। पहले बेसिक समझ लो, रूल्स समझ लो यार, रूल्स समझना बहुत जरूरी है, फिर हम प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना? अनुशिका, फर्क नहीं पड़ता आप ग्रेजुएशन के अंदर क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं। ये हो गया बच्चों इतना। ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपको सही लगता है, उसका यूपीएससी से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। बट यस, अगर आपने अभी से मन बना लिया है कि भाई यूपीएससी देना ही है, और मुझे तो ये पॉलिटी वाला ऑप्शनल पसंद है, तो आप अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटी ले लीजिए, 3 साल उसको पढ़ के आओगे तो ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना? क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर्स के अलावा बच्चों कुछ पेपर्स होते हैं आपके जिनके मेरिट के लिए मार्क्स काउंट होते हैं, और ये कुल 7 पेपर होते हैं। ये काउंट होते हैं आपके मेंस के कट ऑफ के लिए, कि आपको मेंस से इंटरव्यू में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक एसए का पेपर होता है 250 नंबर का, जिसमें दो, मैं आपके क्वेश्चंस को ले लेती हूँ, एक मिनट बस, जिसमें 2 एसए लिखने होते हैं। टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस हैं, ये लिस्ट हमारे पास लाइव चैट रहती है, नेक्स्ट सेशन में एड्रेस करूंगी, पर क्वेश्चन सारे एड्रेस करूंगी, ठीक है? पेपर 1 आपका एसए होता है बच्चों। एसए के अंदर 2 एसए लिखने होते हैं, 125 मार्क्स का एक एसए होता है आपका, 2 एसए लिखने होते हैं, ठीक है? 125 का एक, 125 का एक। फिर आपके जनरल स्टडीज के पेपर्स की बात आती है, तो अब
हमने प्रीलिम्स के लिए भी जनरल स्टडीज पढ़ा है। और आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, टॉपर्स को, जो अच्छी एडवाइस देते हैं उन लोगों को, है ना, आपके टीचर्स को, मेंटोर्स को, कि हमें प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी जो है वो साथ में करनी चाहिए। बोलते हैं ना ये सारे प्रिपरेशन के टिप्स है, तैयारी कैसे शुरू करें उसके अंदर, है ना। तो कहा जाता है आपसे कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में शुरू करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके यहाँ पे भी जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के। उनमें से आपके जो पेपर 1 जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन का पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, इसमें मोटा मोटा वही होता है जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो। यानी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, है ना, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यानी जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था मोटा मोटा वो हमको यहाँ पे काम आता है। कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हो। ऐसे जनरल स्टडीज के पेपर 2 में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो थोड़ा टॉपिक नया होता है। पेपर 3 के अंदर आपका इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडिया की आंतरिक सुरक्षा और जो आपदा प्रबंधन है वो नया होता है। इनकी आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है मेंस के लिए। बाकी तो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो मेंस की तैयारी भी हो रही है साथ में। अब समझ में आया मैं आपको ये सिलेबस क्यों दिखा रही हूं? अभी तो मैं इन डेप्थ सिलेबस के अंदर गई भी नहीं हूं, ये तो ऊपर ऊपर का सिलेबस है आपका। एसए का पेपर हो गया। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये भी बताऊंगी कि एसए की तैयारी कैसे करनी होती है, जनरल स्टडीज से ही एसए की तैयारी कैसे करें, जब जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो सामान्य अध्ययन तब। तो जनरल स्टडीज का पेपर 1, इसमें क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पूछी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है। आपका पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज का, जो 250 नंबर का है, उसमें क्या पूछा जाता है? इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ में आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो भारत की राज व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध थोड़ा सा नया होता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है मेंस के लिए। पेपर 3 के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स आती है, आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आता है, अर्थव्यवस्था आ गई, पर्यावरण आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी आ गया। नया क्या आया? नया आंतरिक सुरक्षा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन नया आ गया। पेपर 4 कंप्लीटली नया होता है। ये पेपर होता है आपका नैतिक शास्त्र पे या एथिक्स पे। ये कंप्लीटली नया है बच्चों, इसकी तैयारी करनी पड़ती है जम के। 5 पेपर तो यही हो गए, एक ऐसे और 4 जनरल स्टडीज। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप किसी भी टॉपर से पूछ के देख लीजिए, जो आपको राइट एडवाइस दे रहा है, क्लिक बेट वीडियो नहीं बना रहा कि आओ मेरी वीडियो पे टिक करो और मुझे व्यूज दो। कोई भी अगर आपको राइट गाइड दे रहा है, ऑनेस्ट एडवाइस, वो आपको कहेगा एसए का पेपर, एथिक्स का पेपर और ऑप्शनल के पेपर, इनमें अगर आपने बाकी लोगों को पछाड़ दिया तो मान के चलिए आप टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे। टॉप 100 बहुत मायने रखता है। एथिक्स, एसए और ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसी के 2 पेपर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सोशियोलॉजी था, तो मेरा सोशियोलॉजी का पेपर 1 होगा 250 नंबर का और मेरे सोशियोलॉजी का पेपर 2 होगा 250 नंबर का। तो आप खुद ही देख लो, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो टोटल मिला के 500 नंबर का है मेंस के अंदर। पेपर 1 में क्या पूछा जाता है? कोई भी ऑप्शनल हो आपका, कोई भी, मोस्टली आपका पेपर 1 जो होता है उसमें उसका जनरल पूछा जाता है। जैसे मेरा अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, समाजशास्त्र, तो उसके पेपर 1 में नॉर्मल सोशियोलॉजी, यानी जो आपके यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट होंगे उनका भी मुझसे पूछा जाएगा। इंडियन सोशियोलॉजी के साथ साथ में जो नॉर्मल सोशियोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, उनकी भी बात की जाती है। पेपर 2 जो होता है वो इंडिया स्पेसिफिक होता है।
जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शनल है, पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है, तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में इन जनरल पॉलिटी पूछी जाएगी आपसे। कैसे पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, कौन कौन इसके अंदर फिलोसफर्स हैं, कैसे डिफरेंट सिस्टम्स आए। पेपर 2 इंडिया स्पेसिफिक होगा कि इंडिया जो है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब होगा। समझे? तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके 250 नंबर के होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। टोटल आपका मेंस का पेपर होता है 1750। मेंस के एग्जाम में जितनी टोटल वैकेंसी होती है उसके कम से कम 2.5 से 3 गुना लोग जो हैं वो पास करके इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। यानी अगर 700 की वैकेंसी है तो कम से कम 2100 लोग जो हैं वो इंटरव्यू देते हैं। फिर इंटरव्यू के मार्क्स आते हैं और जो आपके फाइनली जो 700 लोगों की लिस्ट बनेगी उसमें कौन कौन से मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, केवल जो आपने रिटर्न परीक्षा, जो मेंस की एग्जाम है, मुख्य परीक्षा में जो आपने परफॉर्म किया है वो, प्लस मेंस की एग्जाम के साथ साथ में आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं। तो ये जो 2100 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इन 2100 लोगों के मेंस के मार्क्स की लिस्ट बनती है, इनके इंटरव्यू की लिस्ट बनती है, टोटल किया जाता है और फिर जो 700 लोग टॉप में होते हैं उनको, क्योंकि फाइनल वैकेंसी 700 थी या 1000 होगी तो 1000 लोग, सो फाइनल जो वैकेंसी होती है उतने लोग फिर निकाल दिए जाते हैं। यानी प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं है यहाँ पे। क्या लिखा है, अब मैं एक बार आपके क्वेश्चन, ये आपको इतना समझ में आया बेसिक। तो बच्चों इस एग्जाम की शुरुआत करने से पहले आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, इसके प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, मेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, क्या मायने रखता है, जो लैंग्वेज के पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें, मेंस के जो पेपर्स है उनकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में अपना नेक्स्ट सेशन होगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या है। आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा इससे, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में। एक क्वेश्चन था नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ पे बच्चों एक बार देख लीजिए, इस एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, बट एज होती है, आप 21 साल से 32 साल के बीच में होने चाहिए। 21 से 32 साल की एज में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपके जो ओबीसी हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट। और एज कितनी होती है, उनकी एज होती है 21 से लेके 35 ईयर्स, यानी 3 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलता है। आपके जो हैंडिकैप्ड लोग होते हैं उनको भी 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, उनको भी 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। आपके जो SC ST होते हैं उनके अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं तो आपके अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं होती, प्रोवाइडेड आपकी एज खत्म नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट होती है 21 ईयर्स से लेके 37 ईयर्स, यानी इनको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो आपके ओबीसी को 3 साल का मिलता है, इन लोगों को ये 37 ईयर्स तक दे सकते हैं, यानी 5 साल की छूट मिलती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि आपका अटेम्प्ट काउंट कब होता है। मान लीजिए आप प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए गए, आपने अटेंडेंस शीट के अंदर मार्क कर दिया। पेपर 1 के लिए एक अटेंडेंस शीट घूमती होती है। पेपर 1 में आप गए प्रीलिम्स के कि मुझे पेपर देना है, आप गए, आपने अटेंडेंस शीट आई, आपने अटेंडेंस शीट के अंदर अपने अटेंडेंस में प्रेजेंट मार्क कर दिया। द मोमेंट यू मार्क प्रेजेंट ऑन योर अटेंडेंस शीट ऑफ पेपर 1, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है।
चाहे भले ही फिर आप पेपर 1 के बाद में टेंशन में आ जाओ, यार बहुत गंदा हुआ है, पेपर 2 नहीं देना, सीसेट देना ही नहीं है, घर जा रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया। यानी अगर फॉर्म भरा है और पेपर देने नहीं गए तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर्म, है ना? अगर फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड आया है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे गए हो, अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने लायक ये है बच्चों, कि जब आप पेपर 1 कर रहे हो अटेम्प्ट और पेपर 2 अटेम्प्ट करने नहीं जा रहे सीसेट वाला, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है पेपर 1 के मार्क्स कट ऑफ के लिए गिने जाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सीसेट आपका क्वालीफाइंग पेपर है, उसे आप अच्छे से करें, उसे भी आप देने जाएँ और उसमें जो मिनिमम मार्क्स है 67 वो आप लेके आएँ, 200 का 1/3। लेट मी सी योर क्वेश्चंस एक बार। एंड जिन लोगों का क्वेश्चंस छूट गया है ना, मेंस एंड इंटरव्यू में अटेम्प्ट अफेक्ट करता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होता है ना? 9 साल एग्जाम दे चुके होते हैं, 10 साल एग्जाम दे चुके होते हैं, 10 साल के लिए प्रिपेयर कर चुके होते हैं, 9 अटेम्प्ट्स कर चुके होते हैं, फाइनल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने दिमाग में ना ये सारी बातें मत लेके जाना। होता क्या है बच्चों, आजकल ना मार्केट में हर कोई एडवाइस देने लग गया है और वो ना आपको पहले से इतना नेगेटिव करके भेज देते हैं कि ये पर्टिकुलर बोर्ड है ना गंदे नंबर देता है इंटरव्यू में, या आपने इतने अटेम्प्ट्स कर लिए, इसका तो इंटरव्यू के मार्क्स पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। कुछ नहीं होता ऐसा। ज्योति का क्या क्वेश्चन है? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो हमारे ऑलरेडी सेशन से, अगर आप सुपर कोचिंग का कोर्स परचेस करते हैं तो ठीक है, आईआर वगैरह। ठीक है किशन, दिस क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, वो हमारा नेक्स्ट सेशन है। आज हमने आपको बेसिक्स बता दिया सारा। अगर आपको अभी स्टार्ट करना है सुपर कोचिंग का कोर्स, अगर आपको स्टार्ट करना है कोमल, या आप यहाँ से बात कर रहे हैं, आप आज का स्ट्रेटेजी सेशन ढंग से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर का पैटर्न समझ लो, क्या पूछा जाता है ये समझ लो, कितने मार्क्स का पूछा जाता है ये समझ लो। बाकी तो डिटेल तो कल नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सारा। राम भजन मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे ही जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश मिला के वैसे क्वेश्चंस को एड्रेस करती हूँ। अनुराग मैं एक बात बोलूंगी आपको बस यहाँ पे, देखो बच्चों, जो कंपटीशन है, जो रूल्स हैं, उसको तो आप बदल नहीं सकते हो अभी। तो हम जो सोचते होते हैं ना, देखो मैं दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बोलूंगी। जैसे जनरल के बच्चों को हमेशा लगता है कि यार हम लोग ना बहुत पिसते हैं, हमारा कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर आप ये सोचोगे तो आपका आधा एनर्जी तो यहीं चले जाएगा। आपके बाकी जो दोस्त हैं वो भी जनरल कैटेगरी से हैं, वो भी टॉप कर रहे हैं ना एग्जाम को। जब आप ये सोचने में अपना टाइम खर्च करोगे तो वो प्रिपेयर कर रहा होगा वहां पे। तो देखो जो रूल्स रेगुलेशंस हमारे हाथ में नहीं है, लेट जैसे कि जो रूल्स रेगुलेशन जैसे हैं उसको वैसे रहने दीजिए। आप सोचिए जो भी मुझे कंडीशंस मिली हैं उसमें मैं बेस्ट करूंगा। एक आईएएस ऑफिसर यही तो करता है, उसके पास बहुत लिमिटेशंस होते हैं रिसोर्सेज के, बट वो उन रिसोर्सेज के साथ में जो उसको दिए गए हैं उसमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है ना। दूसरा, जो एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से बच्चे आते हैं, बच्चों होता क्या है, अगर कैटेगरी से होते हैं तो आप ना कैटेगरी वाला कट ऑफ देखने लगते हो। आप सोचते हो कि अच्छा इसका कट ऑफ तो 70 नंबर जा रहा है, 75 नंबर जा रहा है, ठीक है, बाकी जनरल का तो 85-90 जा रहा है, तो मेरे तो 75 नंबर आएंगे तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज 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 ये मेंटेलिटी छोड़ दो। आप सोच के चलो कि मुझे टॉप करना है। आप सोच के चलो कि यार टॉपर के मार्क्स इस रेंज में आते हैं 110 की कैटेगरीज में, एक अच्छे बच्चे के मार्क्स इस कैटेगरी में आ रहे हैं, मुझे उस कैटेगरी में रहना है ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने बेनिफिट दिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ना, वो किसी सोशल इनजस्टिस की वजह से या जिस भी तरीके से दिए गए हैं, लेकिन आप उस कट ऑफ को अपना टारगेट मत बनाइए। वो आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे हो। आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर रख दिया कि नहीं मैं एसटी एससी से हूं या मैं ओबीसी से हूं, मेरा तो कम आएगा तो भी चल जाएगा। ऐसा करना ही नहीं है, कैटेगरी को भूल जाओ।
भूल जाओ कि 6 अटेम्प्ट है या 9 अटेम्प्ट है या अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। क्यों सोचना है यार? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकालो और निकलो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद करनी है ना? अनुराग ने पूछा है पीसीएस और आईएएस का डिफिकल्टी लेवल सेम होता है? अनुराग नहीं, जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस निकालना आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी जो गाइडेंस है कि कैसे प्लान करना है पढ़ाई को, ये तो बेसिक समझ में आ गया। आज रूल्स, कल हम प्रिपेयर करेंगे इस वॉर से फाइट करने के लिए। ट्यूसडे को आपका एक सेशन होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आज की तरह, और मैं उसमें आपके सारे क्वेश्चंस, ये लाइव चैट भी एक बार गो थ्रू करूंगी, एंड देन आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आपको कुछ तो समझ में आएगा, कुछ हेल्प मिली होगी। ज्योति ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं? बीए से मोनी ने क्वेश्चन पूछा है, बीए सेकेंड ईयर में यूपीएससी का फॉर्म। नहीं बेटा, आप अगर फाइनल ईयर में है यूपीएससी, सॉरी ग्रेजुएशन के, और फाइनल एग्जाम आप अपेयर हो चुके हैं या अपेयर होने वाले हैं, और उसका रिजल्ट यूपीएससी के रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए। जब आप फाइनल ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले, जैसे कि मान लीजिए मई 28 मई को परीक्षा है और आपके कॉलेज में एग्जाम्स हो जा रहे हैं उस टाइम तक, भले रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो। बट फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपने वो ग्रेजुएशन की एग्जाम पास की हुई हो। जब तक यूपीएससी का प्रोसेस खत्म हो 1 साल का, तो आपका रिजल्ट पास हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है अनु? पेपर जो है आपका पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। नॉर्मल पेपर आता है, ओएमआर शीट आती है, क्वेश्चन पढ़ के ओएमआर शीट में आपको मार्क करना होता है, गोले भरने होते हैं। ठीक है विवेक, आपके ऑप्शनल के बारे में जो भी डाउट है वो मैं नेक्स्ट सेशन में एड्रेस कर दूंगी। ठीक है, ये जितने भी आपके डाउट्स है ना, ऑप्शनल कैसे चूज करना, ये नेक्स्ट सेशन के लिए है। ठीक है, आई हैव प्लान्ड इट आउट। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार के लिए, एनसीईआरटीज एंड यूपीएससी आपका नेक्स्ट सेशन। एनसीईआरटीज और यूपीएससी बुक लिस्ट कौन कौन सी रेफर करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ऑप्शनल को कैसे चूज करना है, कौन से ऑप्शनल ज्यादा बेटर रहते हैं, नोट्स कब बनाना शुरू करना है, कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करनी शुरू करनी चाहिए मेंस के लिए, और अपने प्रिपरेशन को प्लान कैसे करना है, ये आपके नेक्स्ट सेशंस में मैं एड्रेस करूंगी। ओके? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। मैम मेरा क्वेश्चन भी बता दो, काजल क्या पूछा है आपने? मैम नेक्स्ट क्लास कब लोगे? अच्छा, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को शाम को 8 से 9 बजे। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई विल गाइड यू आउट। एंड यस, वन थिंग यू हैव टू डू इज, आज यूपीएससी के साइट पे जाना है। मैं साइट का नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, www.upsc.gov.in। यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, एक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर जाना है, जो टैब आएगा, और उसमें आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी के महीने में, उसे डाउनलोड करना है, और उसको एक बार सिलेबस आज वापस से पढ़ेंगे आप। ठीक है? चलिए।